हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लैट के विद्यार्थी या लॉ के स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है वह है एक केस जो आप मोस्टली जो है वो सीआरपीसी में सुनते होंगे, दैट इज डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आज इस केस में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी इस केस के फैक्ट्स और इस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जो इस केस की साइटेशन है, मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे इसकी एक साइटेशन और कब इस केस को डिसाइड किया गया वो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज आप अपने कॉपीज में जो है वो इसकी साइटेशन नोट डाउन कर लेंगे। और ये जो केस था ये डिसाइड हुआ था 18 दिसंबर 1996 में। और इस केस में जो जजेस थे वो थे ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह जी एंड ऑनरेबल जस्टिस एएस आनंद जी। दोस्तों, जब भी मैं आपके साथ जजेस के नेम डिस्कस करती हूँ तो प्लीज आप उसे अपने कॉपीज में मेंशन किया कीजिए। जब भी आप जुडिशरी में या मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं, जब आप जजेस के नेम लिखते हैं तो जो आपका आंसर है उसे एक अलग एज मिलती है। तो आप जो है वो इस केस के जो जजेस हैं उनका जो नेम है उन्हें नोट डाउन करके रखेंगे। ये जो केस है दोस्तों डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, आपका जो एक अरेस्ट का चैप्टर है सीआरपीसी में, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस केस ने भूमिका अदा की थी। इसी केस के बाद जो है वो उस चैप्टर में कुछ एक अमेंडमेंट्स की गई थी और अरेस्ट से संबंधित जो है वो गाइडलाइन दी गई थी। अब मैं आपके साथ ये केस जो था इसकी जो फैक्ट्स हैं उसे आपके साथ बताना चाहूंगी। जो डीके बासु जजमेंट है, पश्चिमी बंगाल के कानूनी सहायता सेवा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीके बासु और एक नॉन पॉलिटिकल संगठन ने 26/8/1986 को जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर लिखा था। और उस लेटर में जो था वो जो न्यूज़पेपर में कुछ एक आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जिसमें पुलिस कस्टडी में जितनी भी डेथ हुई थी वो उस आर्टिकल्स में जो था वो मेंशन किया गया था। तो जब जो डीके बासु और एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा तो उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल है उसकी तरफ जो था वो मोड़ा था। इसके साथ साथ जो पेटिशनर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो लेटर वो सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं इसे एज ए रिट पिटीशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कंसीडर किया जाए। इसके साथ साथ दोस्तों, जब ये लेटर लिखा गया तो उसी टाइम मिस्टर अशोक कुमार जौहरी ने जो था वो सुप्रीम कोर्ट में एक अनदर लेटर जो है वो सबमिट किया था चीफ जस्टिस के समक्ष, जिसमें अलीगढ़ पुलिस स्टेशन में महेश बिहारी की जो है वो डेथ का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इन दोनों लेटर्स को जो था वो एज ए रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था। इसके बाद दोस्तों 14 अगस्त 1987 में कोर्ट द्वारा स्टेट को जो है वो इशू नोटिस जो है वो किया गया, जिससे स्टेट को कहा गया कि विद इन 2 मंथ जो है वो अपने सूटेबल सजेशन दें कि क्यों पुलिस कस्टडी में जो है वो अपराधियों की इतनी ज्यादा डेथ हो रही हैं। तो कुछ एक स्टेट ने जो है वो इस नोटिस पे एफिडेविट भी फाइल किया गया था, जिनमें जो स्टेट थी वो थी वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, हरियाणा, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे ही दोस्तों पुलिस कस्टडी में ये जो डेथ का मैटर काफी ज्यादा बढ़ रहा था और इन सब स्टेट ने जो था वो स्पेशली जो वेस्ट बंगाल में ज्यादा मैटर थे, तो वेस्ट बंगाल ने इन सब एलिगेशन को जो थे वो डिनाई कर दिया था कि वहां के पुलिस स्टेशन में जो है वो ऐसा कोई भी कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर एएम सांघवी को, जो कि सीनियर एडवोकेट थे, उन्हें एमिकस क्यूरिया जो है वो अपॉइंट किया था। तो इसके बाद दोस्तों इस केस में जो 2 मेन इश्यूज थे, सबसे पहला इशू ये था कि पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल टॉर्चर प्लस डेथ एक्यूज्ड पर्सन की, और दूसरा इसमें ये इशू उठाया गया था कि जो पुलिस है वो अरेस्टिंग पर्सन के साथ जो है वो आर्बिट्रेरीनेस और कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो काफी ज्यादा करती है, जिससे जो उसके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के तहत दिए गए हैं उनकी वायलेशन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने
जैसे ही ये मैटर सुना था तो सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर के दौरान जो है वो काफी स्ट्रिक्ट जो है वो गाइडलाइंस हर एक पुलिस स्टेशन को दी थी। तो कुछ एक गाइडलाइंस जो इस केस में दी गई थी, अब मैं डिटेल में आपको वो गाइडलाइंस बताऊंगी। साथ ही साथ जो मैं आपके साथ गाइडलाइन डिस्कस करूंगी, आप अपने जो अरेस्ट वाला चैप्टर है उसमें देखेंगे कि अमेंडमेंट्स के थ्रू लेजिस्लेचर द्वारा बाद में वो गाइडलाइंस एज इट इज जो सेक्शन के रूप में ऐड की गई हैं, जैसे कि एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स। जैसे कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा या उसे इंटेरोगेट करेगा तो पुलिस ऑफिसर जो है वो अपना नेम, उसका जो क्लियर टैग है, क्या डेजिग्नेशन है, वो क्लियरली जो है वो उसका दिखना चाहिए। इसके बाद मेमो ऑफ अरेस्ट के बाद पुलिस ऑफिसर एक मेमो जो है वो प्रिपेयर करेगा और उसे एटलीस्ट 1 विटनेस जो है वो अटेस्ट करेगा। इसके बाद राइट टू इन्फॉर्म, जो भी अरेस्टी है या डिटेनी पर्सन है उसे राइट है कि वो अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को जो है वो जैसे ही उसकी अरेस्ट होती है एज सुन एज जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों पुलिस के ऊपर एक ड्यूटी रहेगी कि जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो उसे उसके बेल के जो क्या अधिकार हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है वो इंस्पेक्शन मेमो भी प्रिपेयर करेगा, उसमें वो पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो उसका मेंशन करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो अरेस्ट के विदिन 48 आवर्स जो है वो डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, जो भी पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है उसका। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस थी कि जो इसका जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसको कॉपीज दी जाएंगी, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जिसमें पुलिस ऑफिसर द्वारा जो मेमो ऑफ अरेस्ट है और जो भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया वो इलाका मजिस्ट्रेट को जो है वो सौंपा जाएगा। अब जो है इसी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी कि हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी में जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम जो है वो बनाए जाएंगे और उन पुलिस कंट्रोल रूम में जिन भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जिनकी भी कस्टडी ली गई है, उसका जो सारा का सारा ब्यौरा जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम में रखा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट ये जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है इनका उल्लंघन करता है तो उस पर्सन के खिलाफ जो है वो एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया जाएगा और उसे प्रॉपर जो है वो पनिश किया जाएगा फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। इसके साथ दोस्तों जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो इन गाइडलाइंस को दिया गया था और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी सेफगार्ड जो है वो कंसीडर किया गया था। तो ये था आपका डीके बासु का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिटेल जो है वो गाइडलाइंस दी गई थी। जब भी आप अपना अरेस्ट वाला जो चैप्टर है सीआरपीसी में उसे पढ़ते हैं तो आप उसमें हमेशा डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस जो है वो मेंशन करेंगे और डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें लिखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।